डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेद मिश्रा हिंदी एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वह बड़ी ही रोचकदार, बड़ी ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया क्लास है, क्योंकि आज जो है हिंदी का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है 2025 का, ये उसका एक पेपर सेट है। और आप सभी इसको जो है देखिए वीडियो को पूरा लास्ट तक, और हमने इसको किस प्रकार से आपको हल कराया है, और आप रफ में लेकर के बैठो और जो पॉइंट आपको अच्छा लगे आप उसको नोट करते हुए आप चलिए। तो बिना देर के शुरुआत करते हैं। यदि आपको जो है वीडियो कम क्लियर दिखता हो है ना, तो आप क्या करो, अपने मोबाइल की जो क्लियरिटी है ना उसको 7+ कर लो, ठीक है ना। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। आप सभी पहले देख लीजिए, यह जो है 2025 का मॉडल पेपर है, ठीक है ना। चलिए, इसमें पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न पूछना है आपसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष था वह था सन 1903 ईस्वी। फिर ख नंबर प्रश्न पूछता है आपसे कि कल्पवृक्ष के लेखक कौन है। कल्पवृक्ष के लेखक कौन है, वासुदेव शरण जी हैं कि प्रेमचंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो कल्पवृक्ष के जो लेखक हैं वह वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक। फिर अगला प्रश्न पूछे आपसे कि जो गोदान है ना यह कौन सी विधा है। जो गोदान है यह कौन सी विधा है, और आप लोग यह बताओगे कमेंट करके कि यह जो गोदान है किसकी रचना है। जो गोदान है यह किसकी रचना है। बाकी गोदान कौन सी विधा है यह मैं आपको बता दे रहा हूँ उपन्यास है दोस्तों, ठीक है ना। यह जो गोदान है विधा है, यह नाटक कहानी रेखाचित नहीं है, यह क्या एक उपन्यास है। अब उपन्यास किसकी है यह आप कमेंट कर बताओ। फिर घ नंबर प्रश्न पूछे आपसे कि विद्या मिश्र निबंधकार, ठीक है। बता रहे कि जो विद्या निवास मिश्र जी हैं ये जो निबंध लिखते थे, इनका जो निबंध है वह किस प्रकार के निबंध में आते थे। तो ललित निबंधकार थे, ऐतिहासिक थे, विचार प्रधान थे या मनोवैज्ञानिक थे। तो विद्या मिश्र जो निबंधकार जी थे निवास, वह उनका जो है ये पहला नंबर से हो जाएगा। वो जो है ललित निबंधकार के अंतर्गत आते थे। उनका जो निबंध था वह ललित निबंधकार के अंतर्गत आते थे, ठीक है ना। चलिए, फिर अगला प्रश्न पूछता है आपसे कि जयशंकर प्रसाद के नाटक में कौन सी बात मुख्य थी, ठीक है ना। ऐतिहासिकता की, मनोविज्ञान की, जासूसी की, तिलिस्मी की। तो इसमें सही हो जाएगा आपका पहला नंबर, ठीक है ना, ऐतिहासिकता की। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ये हमारे पूछते कहाँ से, पद्य से पूछते हैं, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो पुस्तक कौन लिखा है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक कौन लिखा है। चंद्रबरदाई, जगनेक, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखा है, चंद्रबरदाई जी ने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास किस काव्यधारा के कवि हैं। जो कबीरदास जी हैं वो किस काव्यधारा के कवि आते हैं। वो ज्ञानासिक काव्यधारा के हैं कि राम भक्ति काव्यधारा के, कि प्रेमासिक काव्यधारा के, कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के, है ना। देखो, जो कबीरदास जी थे ना वो जो है क्या है, ज्ञानासिक काव्यधारा के अंतर्गत वो आते थे। क्योंकि राम भक्ति धारा के अंतर्गत वो आएंगे जो राम के उपासक हैं, कृष्ण भक्ति के शाखा के अंतर्गत वो आते हैं जो कृष्ण के उपासक हैं, है ना। प्रेमाश्री काव्यधारा में वो लोग आते हैं जो मुस्लिम कि जो धर्मगुरु होते हैं, जिस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी वगैरह ये सब आते हैं किसमें, प्रेमासी काव्यधारा में, ठीक है। अब उसके चलते हैं विद्यार्थी, एक लेसन आपको मैं पढ़ाया हूँ, आप जाकर यूट्यूब देखिए क्या है, पूर्वरवा उर्वशी है, ठीक है ना। क्या पूर्वरवा उर्वशी है, आप इसे जाकर देखना, बहुत ही बेहतरीन पाठ है और इसमें एग्जाम में आते भी हैं। तो आशा हमारी ये है कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए, कामायनी रचना है किस काल की। छायावादी काल की, प्रयोगवाद काल की, प्रगतिवाद काल की या नकेनवाद काल की। तो जो कामायनी है वह जो है छायावाद काल की रचना है, ठीक है ना। इसका हमारा क्या हो जाएगा, पहला नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर चलते हैं चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है। मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञेय की, नागार्जुन की। इसका हमारा सही हो जाएगा कि क्या, मुक्तिबोध की, ठीक है। और बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न है, पहले का दूसरे का लास्ट है कि किस काल को हम श्रृंगार काल कहते हैं। ये तो सब पता होना चाहिए कि जो श्रृंगार काल है वह किसे कहा जाता है। कहा जाते हैं कि इसको रीतिकाल को। रीतिकाल को क्या है, श्रृंगार काल कहा जाता है। प्रेम वाला जो काल है वह रीतिकाल को ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे जो है हिंदी गद्य इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पी टाइप में, ये उसका था, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, जो प्रश्न उत्तर नंबर 3 है हमारा। पैराग्राफ आपको दिया है और पैराग्राफ देने के बाद नीचे यहाँ से 5 प्रश्न पूछा गया है और 2 देते हैं, 1 आपको करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं। देखो मैं समझ गया किस पार्ट से लिया गया है, ठीक है ना। हम इसके सीधे व्याख्या और जो नीचे प्रश्न पूछा है हम उसको करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पाठ के शीर्षक और लेखक के नाम लिखना है। तो सबको पता होना चाहिए कि पाठ के शीर्षक कौन है। हमारे पाठ का जो शीर्षक है वह क्या है, देखो क्या लिखा जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है। तो धरती माता की कोख में बहुत सारी अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। तो धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करती हैं या धारण करने वाली हैं। फिर चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि किसने पृथ्वी के देह को सजाया है।
तो उसमें उत्तर पूर्व लिखा हुआ है कि इसने दिन रात बहने वाली जो नदियाँ हैं वो पहाड़ों को पीस पीस करके अगणित प्रकार की मिट्टियों से इस पृथ्वी की देह को सजाया है। फिर लास्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। यह जो एक लाइन जो किया गया है रेखांकित, इसकी व्याख्या करनी है। पहले हम लोग लाइन पढ़ लें कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो कवि का कहने का मतलब यह है कि हमारे पृथ्वी के अंदर जो भी अमूल्य निधियाँ जो भरी पड़ी हैं, है ना, जिसे लोग आज नहीं जान पा रहे हैं, तो हमारे जो शिल्पकार हैं, हमारे जो चित्रकार हैं, जो शिल्पकार हैं, वो अनेक प्रकार के जड़ पत्थर जैसे बहुत सारी वस्तुओं को एक नया आकार दे करके उसे लोगों के बीच में मनमोहक और सौंदर्यशील प्रगति के रूप में उसे लोगों को दिखाया, समझाया, तब उसका महत्व क्या है लोगों को मालूम पड़ गया। तो इस प्रकार से क्या है, हमें अपने देश से, हमें इस धरती माता से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अमूल्य निधियाँ ऐसी पड़ी हैं जो कि इस धरती में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पर, और वह क्या है कि भाषा की साधारण इकाई क्या है, शब्द है। भाषा की जो साधारण इकाई है क्या है, वह शब्द है। चलिए बहुत बढ़िया। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई। देखो ये भाषा लिखा है, मैं समझ गया, तो किस पाठ से हो जाएगा ये। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक भाषा और आधुनिकता है, और इसके लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, ठीक है ना। फिर क्या पूछिए आपसे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई रेखांकित क्या, पहले देख लूँ। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक है। उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविरकित ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। देखो इसकी व्याख्या यह लिखा जाएगा कि जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, उनका यह कहना है कि जो विदेशी भाषाएं हैं, जो आज हम लोग क्या है विदेशी भाषाओं को वास्तविक मान करके हम अपने जीवन में उसको पूरी तरीके से उतार लिए हैं। तो कवि का कहने का मतलब यह है कि उधार लिया गया यह जो शब्द है, जो अविरकित ढंग से जो भाषाएं हैं, हम इन्हें दूर करें, और साहित्य के क्षेत्र से हम तो बिल्कुल इसे दूर कर दें। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो हिंदी ही रहे, और अन्य भाषा जो विदेशी हैं वह अन्य भाषा हमारे लिए काम चलाऊ के रूप में प्रयोग भले हो सकती हैं, लेकिन हम उसके ऊपर अपना पूरा जीवन निर्भर न करें, और साहित्य के क्षेत्र में हम जो है उसके ऊपर निर्भर ना हो, और हमें अपनी भाषा को महत्व देना है, अपनी भाषा को हमको बढ़ाना है। ठीक है, शब्द क्या है, भाषा के लिए उसका क्या महत्व है। देखो शब्द क्या है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की साधारण इकाई क्या है, और शब्द है। क्योंकि शब्द के अभाव में भाषा का जो अस्तित्व क्या है वो बिल्कुल बेकार है, वो बिल्कुल निराकार हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, नवीन और अनायास शब्द के विलोम पूछ रहा है, तो नवीन का विलोम प्राचीन हो जाएगा, अनायास का विलोम प्रयास हो जाएगा। ठीक है, दुरूह और अविकृत शब्दों के अर्थ लिखिए। देखिए दुरूह जो शब्द हैं उसका मतलब हो जाएगा निरर्थक कह सकते हो, और अविकृत मतलब होता है जिसका कोई आकार ही ना हो। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 पर। ठीक है, फिर विद्यार्थी प्रश्नोत्तर नंबर 4 चलने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि आप लोग एक बार जो है भाई इस वीडियो को तो लाइक कर दो, है ना। आपके जो दोस्त हैं, जो ग्रुप में हैं, जो दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, आप उनके साथ यह वीडियो शेयर भी आप कर दो, ताकि वो भी पढ़ें और वो भी जानें। और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत अच्छा। लिखा है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो पहले हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न क्या पूछे भाई, पाठ के शीर्षक को कवि का नाम लिखना है। तो पता होना चाहिए कि पाठ के शीर्षक श्रद्धा मनु है और कवि का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद है। तो इन जो अन्य जो प्रश्न पूछे इसमें से इसका उत्तर बाद में दे रहे हैं, पहले हम लोग इसके व्याख्या करेंगे ताकि हम इसके उत्तर को भी आसानी से समझ लें। बहुत अच्छा, चलिए। लिखा है नील परिधान। देखो परिधान माने होता है वस्त्र, क्या होता है, वस्त्र या कपड़ा। नील माने होता है नीले रंग का। इसमें जो श्रद्धा के बारे में बताया जा रहा है ना, श्रद्धा के सौंदर्य के वर्णन के बारे में कहता हुआ कवि कहता है कि उस नीले वस्त्र में श्रद्धा का सुकुमार और कोमल अधखुला अंग बड़ा ही सुशोभित हो रहा था। उस नीले वस्त्र में श्रद्धा का सुकुमार कोमल अधखुला अंग अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। क्या बता रहे हैं, वह इस प्रकार से सुशोभित हो रहा था विद्यार्थियों, वह इस प्रकार से सुशोभित हो रहा था कि जैसे बादलों के जंगल में, जैसे बादलों के जंगल में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हो। मानो बादलों के जंगल, मेघ बन, ठीक है ना, मानो बादलों के जंगल में कोई बिजली का सुंदर फूल खिल गया हो। ठीक है ना। फिर देख लो कि उस नीले वस्त्र में श्रद्धा का सुकुमार कोमल और अधखुला अंग अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। वह इस प्रकार से सुशोभित था जैसे बादलों के जंगल में या बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। देखो फूल वन में खिलता है, तो इसलिए गुलाबी बिजली के फूल को कवि ने मेघों के वन में खिला दिया है। ठीक है ना, बहुत अच्छा। अब इसके प्रश्न पर चलते हैं।
दूसरा प्रश्न क्या पूछा, कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है, तो कविता में किसके रूप वर्णन किया गया भाई, श्रद्धा के मुख का, ठीक है ना, श्रद्धा के बारे में, श्रद्धा के सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है। तो बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, देखो बिजली से के फूल से यह तात्पर्य है कि बिजली का जो फूल है वह एक लाल रंग का जो है श्याम मेघ और मुखमंडल को सूर्यमंडल बताया हुआ है, ठीक है ना। बिजली के फूल से यहाँ क्या तात्पर्य है, यानी कि उसका जो मुख है वह बिजली के फूल के समान सौंदर्यशाली है, सौंदर्यमयी है। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको बता दिया है। फिर बता रहे हैं कि ऊपरी पद्यांश में कौन सा इसमें अलंकार है, इसमें भाई रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा। अब चलते हैं अथवा पर जो प्रश्न पूछता है, दो आते हैं, एक आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, है नहीं बाकी रहे व्यवधान, ठीक है ना, बहुत अच्छा। देखिए इसके प्रश्न को पहले हम व्याख्या कर लेते हैं। ये किस पाठ से लिया गया है, इसके संदर्भ क्या है पता होना चाहिए। यह क्या है, अभिनव मनुष्य पाठ से लिए गए हैं और जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा यह रचित है, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा यह रचित पाठ है और अभिनव मनुष्य पाठ है और आचार्य रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसको लिखा है। चलिए देखिए, इसमें लिखा है आज की दुनिया विचित्र नवीन। कभी कहता है कि आज की दुनिया पहले से भिन्न और नवीन है, पहले से विचित्र और नवीन है। आज की जो दुनिया है वह पहले से भिन्न अर्थात पहले से अलग और विचित्र और नवीन है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण जो मनुष्य है, जो पुरुष है, वह प्रकृति के सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर लिया है। आज का जो मनुष्य है वह प्रकृति के सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर लिया है और है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाव। आज मनुष्यों ने ये जल, वायु, विद्युत, पानी, बिजली और भाव को मनुष्यों ने अपने वश में कर लिया है, अर्थात वह अपने हुक्म वायु को चला सकता है, वायु को शांत कर सकता है। ऐसा कहने का मतलब कि वह गर्मी सर्दी के मौसम में विद्युत यंत्रों की सहायता से अपने अनुकूल बना सकता है वायु को और अपने अनुकूल नहीं भी बना सकता है, ठीक है ना। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, इस संसार में मनुष्यों के लिए ऐसा कोई व्यवधान नहीं बना है, क्योंकि जो मनुष्य है वह लाग सकता नर सहित गिरि सिंधु एक समान, क्योंकि जो मनुष्य है वह आज का मनुष्य नदी, पर्वत, समुद्र को बड़ी सरलता से पार कर सकता है। आपको एक बार अर्थ और बता दे रहा हूँ। कवि का कहना है कि आज की दुनिया पहले से विचित्र और नवीन है या भिन्न और नवीन है। वैज्ञानिक प्रकृति के कारण जो है आज के मानव ने सारी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, सारी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और पानी, बिजली और भाप को मनुष्य ने अपने वश में कर लिया है। वारी विद्युत भाव, पानी, बिजली और भाप को मनुष्य ने अपने वश में कर लिया है, अर्थात उनसे अपना सेवा करवाता है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, अर्थात यह वायु भी मनुष्य के इच्छा अनुसार ही कार्य करता है और है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। मनुष्य के लिए आज कोई भी संसार में बाधा वाली वस्तु या चीजें नहीं है जिसे मनुष्य आसान न कर सका हो, क्योंकि आज का जो मनुष्य है वह नदी, पर्वत, समुद्र को बड़ी सरलता से पार कर जाता है, ठीक है। चलिए, आज के मनुष्य ने किस किस पर विजय प्राप्त कर ली है, तो आज के मनुष्य ने भाई बिजली, पानी, भाप, अनेक प्रकार के सिंधु, नदी, तालाब सभी मनुष्यों ने विजय प्राप्त कर ली है। किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है, तो मनुष्यों के हुक्म पर पवन का ताप उतरता चढ़ता है। सिंधु गिरि और सरिता को कौन लाग सकता है, विजयी पुरुष लाग सकते हैं, मनुष्य लाग सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मैंने आपको करके बता ही दिया। चलिए, अब इसके बाद प्रश्न नंबर आपके 5 आते हैं और आपसे पूछा जाएगा एक साहित्य परिचय देते हुए क्या करना है, उनकी रचना भी लिखना है। भाई आप हमेशा ध्यान दो। और एक चीज़ आप लोग ये नहीं ध्यान देते कि देखो इसमें शब्द सीमा कितना है, इसमें देखो शब्द सीमा कितना है, मात्र 80 शब्द, यानी कि बोर्ड कॉपी से एक पृष्ठ आप लोग मान लीजिए, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं 2-3 पृष्ठ लिखते चले जाते हैं, कोई वही नहीं रहता। तो इसमें क्या होता है, आपके टाइम ज़्यादा जाता है और कोई मतलब इसका निकलता नहीं। तो साहित्य परिचय वाले में मैंने बता दिया आपको, जो है 2-3 लाइन आप जो परिचय लिखोगे, उसके बाद साहित्य विशेषता उनको लिखोगे, साहित्य में क्या योगदान है उसको लिखोगे, फिर उनकी आप रचनाएं लिखोगे, भाषा शैली, ये सभी चीज़ आपके अच्छे से आप इसको लिख देना। और आप देखो किस प्रकार से कौन कौन से इसमें से आए हुए हैं। हरिजय प्रसाद द्विवेदी जी आए हुए हैं, हरिशंकर परसाई भी और APJ अब्दुल कलाम, ये 3 गद्य में से जीवन परिचय पूछे गए हैं, ठीक है ना। और आपको देखो इसमें से संस्कृत में एक आएगा, आपको महामना मालवीय से भी एक पैराग्राफ दिया है। तो हमने क्या है पहले से इसको अपने वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। और आप क्या कर लेना, इसे जा करके आप लोग देख लेना, ठीक है ना, ताकि अच्छे से अगर एग्जाम में आए तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। अब देखो पद में कौन कौन से आया हुआ है, जो है मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं और महादेव वर्मा, ये 3 इसमें से आते हैं, 3 उसमें से आते हैं। एक आप करना होता है, दोनों आपको 80 शब्द आपको लिखने होते हैं। बहुत अच्छा। अब देखिए फिर 6वां नंबर है कि बहादुर और पंचलाइट, चाहे बहादुर और पंचलाइट इन दोनों में से किसी एक पर आपको क्या करना है, इसका उद्देश्य लिखना है, इसका लक्ष्य क्या, इस पाठ को देने का क्या उद्देश्य हुआ है ना, आपको क्या मालूम पड़ा,
ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना होगा, या जो ध्रुवीयता कहानी है या आप उसको सारांश लिखो। तो कुल मिलाकर 3 में से आपको एक ही करना होता है, ठीक है। चलिए, फिर आप जिस प्रकार से आप जिस जिले से आते हो, है ना, जैसे प्रतापगढ़, समाल, ये सत्य की जीत वगैरह, ये सभी लोग जानते हो कि हमारे पेपर में कौन कौन से खंड काव्य आते हैं। तो देखो, मैंने आज खंड काव्य वालों के लिए मैंने बता दिया कि आप जो है कि अपने नायक का आप चरित्र याद कर लीजिए। देखो, इसमें जो भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं सब में से एक आपको क्या है, चरित्र जरूर पूछा है, ठीक है ना। आप कोई भी आप देख लीजिए, तो इस प्रकार से आप चरित्र चित्रण बड़े अच्छे ढंग से याद हो जाते हैं। उसके हिसाब 3 आप हेडिंग आप याद कर लीजिए और एक पेज में तीनों का अच्छे से आप लिख दीजिए, ठीक है ना। आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको लिखना है नहीं, 80 शब्द ही है। अब 80 शब्द में आपको 3 हेडिंग आपके लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी का भी आप चरित्र चित्रण याद कर लीजिए जो, और बेहतरीन ढंग से आपको क्या करना है उसमें लिख देना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं खंड खा अर्थात संस्कृत की ओर। 7 नंबर के हिंदी संस्कृत गद्यांश पूछते हैं और 7 नंबर संस्कृत श्लोक से पूछते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या करें प्रश्न इसमें से कि दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ सहित भी लिखना है, संदर्भ सहित भी आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए, लिखा है हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार है आसी। पहले इसके हम पढ़ लें संदर्भ, यह किस पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए, यह जो है महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। संस्कृत संदर्भ कैसे बनेगा, प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है, ठीक। चलिए, अब है कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। भाई क्या बता रहे हैं कि हिंदी हिंदू हिंदुस्थानाय उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्न करोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किए। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए यह निरंतर प्रयत्नशील रहे। शिक्षैव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश निकलता है। शिक्षा से ही देश और समाज में नए प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापना करो। अतः मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश, और लोगों ने महतस्मिन ज्ञान यज्ञ प्रभुतम धन समय प्रायच्छन, और लोगों ने इस ज्ञान के महान यज्ञ में बहुत सा इनको धन दिया। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया। अब क्या बता रहे हैं, तेन निर्मितो अयम विशाल, उस तेन निर्मितो अर्थात उससे बना यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति। उससे बना यह विशाल विश्वविद्यालय भारतवासियों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है, ठीक है ना। ये इसके अर्थ है। एक बार मैं इसका अर्थ आपको फिर से बता दे रहा हूँ, हिंदी में सीधे पढ़ूंगा, ठीक है ना। लिखा है कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा, ठीक है, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किए, ठीक है ना। और शिक्षा से ही देश समाज में नया प्रकाश उदित होता है। अतः मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया। उससे निर्मित या उससे बना यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश के प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रही है, आज विद्यमान भी है, ठीक है। चलिए, अब देखो जो अथवा जो प्रश्न आया है, ये पार्ट थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा तो कठिन भी सरल हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, लिखा है याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्री। याज्ञवल्क्य बोले, पहले इसका संदर्भ देख लो। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है ना। इसमें जो है याज्ञवल्क्य जी अपने पत्नी मैत्री से कहा, तो यह ऋषि याज्ञवल्क्य जी हैं, उनकी पत्नी मैत्री है, ठीक है। तो वो उनसे कहते हैं, अरे मैत्री, पत्युः कामाय, कामान इच्छा होता है, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अर्थात किसी नारी को पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। तो क्यों प्रिय होता भैया, लिखा है आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है।
क्योंकि वह सारा कार्य करता है ना। तो लिखा है आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, अर्थात वो अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को चाहती है या अपने पति से प्रेम करती है। फिर बता रहे कि न वा अरे नहीं, जाया कामाय जाया प्रिया भवति, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को भी पत्नी प्रिय होती है, अर्थात पति की इच्छा पूर्ति होती है। तो भी बता रहे हैं कि पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, अर्थात जो संसार या स्वार्थमय है, ठीक है ना, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। भाई क्या बता रहे हैं कि न वा अरे नहीं, पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, लोग जो है पुत्र और धन की कामना से पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, पुत्र और धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय नहीं होता, पुत्र और धन की कामना से या इच्छा से पुत्र या धन प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए अपनी इच्छा के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। तो क्या बता रहे हैं, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, न ही सबकी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। अर्थात आशय यह है कि मनुष्य जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए नहीं, बल्कि अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए करता है। और मनुष्य का जो एकमात्र लक्ष्य है वह दूसरे किसी को सुख देना नहीं, बल्कि अपने को ही सुख देना है, ठीक है ना, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे संबंधी हो, चाहे मित्र हो, चाहे जो हो। तो इसका टेबल मैं फिर बता दे रहा हूँ। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी पति का प्रिय नहीं होती, बल्कि वो नारी अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए उसे पति प्रिय होता है। न ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती। न ही पुत्र और धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। न ही सबकी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सब अपने लिए प्रिय होते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन इसका अर्थ हुआ। अब हम चलते हैं आगे, जो संस्कृत श्लोक अर्थ पूछते हैं, ये भी 7 नंबर के भाई आते हैं, ठीक है ना। लिखा है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या कुमार भारती। अब तो भाई सब समझ गया कि यह जो है किस पाठ से लिया गया है ना। यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से अवतरित है, ठीक है। लिखा है भाषासु मुख्य मधुर दिव्या कुमार भारती, सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक भाषा संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर उसके काव्य हैं, और उस काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन हैं, ठीक है ना। सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है, उससे भी अधिक मधुर उसके काव्य हैं, और उस काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन हैं। बहुत अच्छा। अब चलते हैं हम किस पे, अथवा पर। हम चलते हैं किस पे, अथवा पर। लिखा क्या है, विरल विरला स्थूलस्तारा, ठीक है ना, कलावी व सज्जना। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। विरल विरला था, कोई विरला ही होगा, ठीक है ना। कोई बड़े बड़े या कोई बड़े तारे विरल अर्थात बहुत ही छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कलयुग में कोई सज्जन हो। लिखा है ना कलावी व सज्जना, तो कोई बड़े तारे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं कि जैसे कलयुग में सज्जन। तो क्या बता रहे हैं, मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्नम भूर्भुवः, मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है, अर्थात आकाश सर्वत्र प्रसन्न हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि जो कलयुग में जिस प्रकार से आपको सज्जन कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार से आकाश में कोई बड़े बड़े तारे होंगे जो आप बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो मुनि के समान जिस प्रकार से ऋषियों के मन प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से आकाश भी क्या है, सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। अपसरति च ध्वांतम चित्त उत्सतामिव दुर्जना, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर हो जाते हैं, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर हो जाते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है, ठीक है ना। निशा क्षिप्रम, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। और रात्रि उद्योगहीन, लिखा है लक्ष्मी अनुद्यमिनामिव, और रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है, अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति रात्रि भी जल्दी से समाप्त हो जाती है। इसका तक कुल मिलाकर के एक बार देख लो। कोई बड़े तारे बहुत ही छोटे छोटे बिरल दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन व्यक्ति और ऋषियों का जो मन है, ऋषियों के मन के समान आकाश भी सर्वत्र और प्रसन्न हो गया है। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर हो जाते हैं, वैसे अंधकार इस संसार से दूर हो रहा है। और रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है, अर्थात आलस पुरुष के पास धन नहीं रहता, और आलस्य पुरुष के धन की भांति यह रात्रि भी जल्दी समाप्त होती चली जा रही है। बहुत अच्छा। अगले प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि
मुहावरा भाई 4 देंगे आपको, एक ही उसमें से आपको लिखना होगा, और यह कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। बहुत अच्छा। देखिए इसमें 4 मुहावरे आपको इसमें दिए गए हैं। जैसे अक्ल पर पर्दा पड़ना, अर्थात अज्ञानता के कारण सच्चाई न दिखना। कान भरना का मतलब क्या होता है, बुराई करना, है ना, चुगली करना। खून खौलना मतलब क्या होता है, बहुत गुस्सा आना। दाल में काला होना मतलब संदेह होना। ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर आपके 10 आते हैं, 5 नंबर के आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 10। ठीक है ना। ये क्या है, अपठित गद्यांश से। इसमें क्या है, 3 प्रश्न पूछते हैं, कुल मिला के 5 नंबर होते हैं, और ये भी अथवा में करके आता है, चाहे आप ये वाला करो चाहे आप ये करो। ठीक है ना। तो इन तीनों का जो उत्तर है इसमें पूरी तरीके से दिया गया है ना। जैसे पूछा कि समाज में पैसा का कितना महत्व, आप इसको पढ़ लीजिए, है ना, कि समाज में पैसा का महत्व जो है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही देवता के समान बन जाता है। ठीक है ना। और क्या पैसे का आचरण पर को प्रभावी पड़ता है, हाँ पड़ता है ना। बता रहे हैं कि उसका अंतःकरण कितना भी काला क्यों ना हो, लेकिन यदि जब पैसा आ जाता है तो उसके आचरण भी क्या हो जाते हैं, वो भी सफ़ेद अर्थात सही ढंग से हो जाते हैं। कुलीनता और शराफत का अर्थ क्या होता है, कुलीनता मतलब होता है अमीर वर्ग के लोग होते हैं, और शराफत माने भाई सीधे साधे लोग होते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों को उत्तर इसमें दिया गया, आप देख लेना। अब आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 11 पर। सदयुग आते हैं, अर्थ आपको लिखना होगा। जैसे मनोज और मनोज्ञ। देखो मनोज माने क्या होता है, कामदेव होता है, और मनोज्ञ माने क्या होता है, सुंदर होता है। तो इसमें हमारा क्या से हो जाएगा, ब नंबर। स्वर्ण और सवर्ण। देखो स्वर्ण का मतलब होता है सोना, और सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति। तो इसमें हमारा दा नंबर सही हो जाएगा। बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। फिर खा नंबर पूछ रहा है कि एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। जैसे अर्क, अर्क का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए, इतने तो पढ़े होगे ना। देखो अर्क माने होता है सूर्य, है ना, और अर्क एक का पौधा होता है, मदार का पौधा जिसे कहते हो। जड़ मतलब मूर्ख होता है, और जड़ माने पेड़ पौधों की जड़ हो गया। चपला माने क्या होता है, बिजली होता है, और चंचल स्त्री होता है। मधु का मतलब क्या होता है, शहद होता है, शराब भी होता है, और बसंत ऋतु भी होते हैं। ठीक है। चलिए अब चलते हैं गा पे। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। क्या लिखा है, जिसका कोई रक्षक ना हो। अनाथ कहोगे, निरीह कहोगे, पागल कहोगे, आवारा कहोगे। तो भाई देखो जिसका कोई रक्षक ही ना हो तो उसे अनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनाथ कहा जाता है। इसका हमारा ए नंबर से हो जाएगा। जो नष्ट होने वाला हो उसे नश्वर कहा जाता है, और जो नष्ट नहीं होने वाला है उसे क्या कहेंगे, अनश्वर कहेंगे, है ना। और जो पाप करने वाला है उसे पापी कहेंगे। जो पाखंड रचने वाला है, पाखंड करने वाला है, वह पाखंडी हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ नष्ट ही हो रहा है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखो 2 वाक्य 4 वाक्य आपको देते हैं, इनमें से आपको 2 आपको शुद्ध करना होता है। जैसे पहले क्या दिए हैं कि वह नदी को गया, अर्थात वह नदी पर गया। राजा घोड़े में सवार हो गया, नहीं, राजा घोड़े पर सवार हो गए, है ना। उन्हें हानि, देखो हानि लिखा है तो क्या हो जाएगा, हानि। उसे हानि लाभ की चिंता नहीं है, हानि हो जाएगा। राम की पिता भक्ति अनुकरणीय है। देखो यहाँ पे जहाँ पिता लिखा है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पितृ हो जाएगा। ठीक है, ता में ई लग जाएगा, री। ठीक है ना, पितृ भक्ति अनुकरण, बाकी सब सही है। चलिए अब देखो इसके बाद आपसे क्या पूछे भाई, करुण रस वियोग रस। बहुत अच्छा, देखो करुण वियोग पूछा है भाई, दोनों को उदाहरण कहीं ना कहीं आप एक लिख सकते हो। तो करुण रस वियोग रस परिभाषा पूछा है, और उपमा उत्प्रेक्षा पूछा है, दोहा सोठा पूछा है। ये सभी तो नॉर्मल चीज़ें, ये तो आपको याद होनी चाहिए। अब देखो 13वां प्रश्न क्या पूछे भाई, कि कुटीर उद्योग आपको लिखना है। आपको एक छोटा सा उद्योग व्यापार करना है, उसके लिए आपको कर्ज लेना है, और बैंक अधिकारी को पत्र लिखना है। या अपने गाँव या नगर प्रदूषण हो रहा है, आप उसके लिए उस अधिकारी को पत्र लिखिए। बहुत बढ़िया। अब आप देखो जो बहुत ज़्यादा खास है वह निबंध। देखो भाई निबंध में क्या क्या दिया, निबंध जो है बड़ी अच्छी निबंध इसमें आया हुआ है, जो बहुत ही पढ़ा है उसी को क्या है, इसको लिख सकता है। जैसे बाढ़ की समस्या तो मैं बहुत सरल है, काफ़ी लोग इसको जरूर लिखे होंगे, बाढ़ की समस्या। उसके बाद पर्यावरण असंतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव, भारतीय किसान जीवन की त्रासदी, नई शिक्षा नीति से विकास की संभावनाएं, नारी शिक्षा की दिशा और दशा के समय कैसी है नारी शिक्षाओं की, इनके बारे में आपको निबंध लिखना है। देखो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको निबंध, मैंने इसलिए बताता हूँ कि इंटर में जो निबंध आते हैं थोड़े कठिन आते हैं, उसमें आपको शब्द नहीं मिलता है। इसलिए आप क्या काम करो, निबंध के जो कुछ हेडिंग है उसको आप नोट कर लो, उसे आप याद कर लो, ताकि एग्जाम में निबंध बड़े अच्छे तरीके से आप निबंध लिखो, और ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है ना। तो विद्यार्थी इस प्रकार से आपको ये सेशन कैसा लगा, आप हमको कमेंट करके आपको जो बताना, और आप इसको वीडियो को आप लाइक भी करना, है ना, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर करना, और आप जरूर बताना कि आपको हमारा मॉडल पेपर जो 2025 का जो प्री बोर्ड है आप कैसे लगा। विद्यार्थियों आप सभी का प्रेम प्यार ही हमारे लिए अनुभूति है। ठीक है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत आभार।